हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं? आशा है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जिम्मेदारियों को लेकर व्यस्त होंगे। चलिए आज बात करते हैं हम 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हमने लेक्चर 1 किया था जिसमें हमने 12th का पूरा सिलेबस विथ मार्क्स यानी कि अंकों के साथ 12th फिजिक्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है वहां पर और कौन से चैप्टर कितने नंबर के आपके बोर्ड में आते हैं उसका चर्चा किया था। साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का परिचय जाना था। जो विद्यार्थी उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया जाएगा। आप वहां से जाकर उस वीडियो को पहले जरूर अच्छे से देखेंगे, तभी जाके ये क्लास आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। वहां पर हमने बात किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़नी है और वहां से शुरू किया था हमने वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक रहेगा। आप जाकर वहां से उस वीडियो को जरूर देखेंगे और तब जाके इस वीडियो को देखेंगे तो पूरे अच्छे तरीके से पूरे समझ में आएंगे। चलिए आज बात करते हैं हम यूनिट 2 का यानी कि लेक्चर 2 का। और लेक्चर 2 को जानने से पहले बहुत विद्यार्थी नए जुड़ेंगे तो उनको पहले बता दें हम कि मेरा परिचय, मैं रोमियो विद्यार्थी छपरा से और मैं अपने इस एकलव्य गुरुकुल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट मैथ और कंप्लीट हिंदी और कंप्लीट इंग्लिश की संपूर्ण क्लासेज यानी कि पूरे का पूरे सिलेबस आपको दूंगा। और अगर आप 12th की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहत है एक अच्छे सिलेबस की, आपको चाहत है एक अच्छे से समझ में आने की, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा कि 12th फिजिक्स का आगाज हो चुका है और 12th फिजिक्स का हम लोग पहला यूनिट को शुरू किए हैं। बहुत जल्द आपको इसी चैनल पर आपको मैथ का, हिंदी का और इंग्लिश की भी क्लासें देखने के लिए मिलेगी। चलिए, बहुत बच्चे को उसी दिन बताए थे कि बहुत बच्चों को डाउट होगा, इसके नोट्स को लेकर बताए थे कि अपना नोट्स आप जरूर बनाइएगा, अपना नोट्स आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपका जो नोट्स है वो मार्केट में जो क्वेश्चन बैंक, मार्केट में जो गाइड, गेस्ट पेपर इत्यादि जो भी कंपनी अपना लिखती है उससे बहुत ज्यादा बेटर होगा। जब आप क्वेश्चन बैंक को, जब आप आने वाले क्वेश्चन बैंक को जब हल करना शुरू करिएगा तो आपके नोट्स उस समय आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो आप अपना नोट्स जरूर बनाइएगा। और नोट्स के लिए करना क्या था, तो उसी दिन बताए थे कि एक नंबर आपको जारी किए थे, एक नंबर दिए थे, बोले थे कि उस पर आप मैसेज करिएगा और उसमें आपको कंप्लीट नोट्स फिर से लिख देते हैं 8789429834 इस पर मैसेज करिएगा तो आपको पूरा का पूरा नोट्स इसके आपके नंबर पर दे। केवल मैसेज करिए, कॉल नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां से आप कंप्लीट नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ के आप वहां से कंप्लीट नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा ऊपर उसको रिकॉल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पीछे हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना, यानी कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर, यानी कि वैसा विषय वस्तु जिसमें हम लोग स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ते हैं तथा स्थिर आवेशों पर लगने वाले बल, स्थिर आवेशों का क्षेत्र और उनके विभव के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। और स्थिर वैद्युतिकी में हमने चर्चा किया था इलेक्ट्रिक चार्ज की, यानी कि वैद्युत आवेश की। बताए थे भाई कि वैद्युत आवेश क्या होता है, तो बताए थे कि बचपन के दिनों को याद करिएगा जब हम लोग कलम को ऐसे रगड़ के और कागज के छोटे छोटे टुकड़े को उठाने की कोशिश करते थे, यानी कि अपना हम कला जादू दिखाने के लिए कोशिश करते थे, वो यही था इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। और वैद्युत आवेश को बताए थे कि वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ दूसरे पदार्थ पर विद्युतीय बल आरोपित करता है तथा किसी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में वो खुद भी बल अनुभव करता है। यानी कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण दूसरे पदार्थ पर तो विद्युतीय बल आरोपित ही करता है तथा अब जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तो खुद भी बल अनुभव करता है। बोले थे कि इसका दूसरा परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वो पदार्थ कागज के छोटे छोटे टुकड़े को या धूल कण को या अत्यंत छोटे कणों को अपने तरफ क्या कर सकती है,
आकर्षित करती है। फिर बताए थे कि वैद्युत आवेश किसी इलेक्ट्रॉन का अतिरिक्त गुण है या वैद्युत आवेश किसी प्रोटॉन का अतिरिक्त गुण है, जिसके कारण दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल आरोपित करते हैं तथा दो प्रोटॉन भी एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल आरोपित करते हैं। इसका चर्चा उस दिन हो गया था। और उस दिन बताए थे कि वैद्युत आवेश कैसी राशि है, तो बताए थे 11th क्लास में पहला ही चैप्टर पढ़ना है मापन और मात्रक में, जिसमें राशि के बारे में पढ़ना है। तो बताए थे कि आवेश जो है वो एक अदिश राशि है। आवेश को साधारण बीजगणित विधि से जोड़ा जाता है, यानी कि आवेश एक अदिश राशि है जिसको साधारण बीजगणित विधि से जोड़ा जाता है। साधारण बीजगणित विधि कहने का मतलब क्या है, तो साधारण बीजगणित विधि का मतलब जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, यानी कि 2 में 2 जोड़ने पर 4 होता है, 4 में 2 जोड़ने पर 6 होता है, 6 में से 4 घटता है तो 2 आता है, 8 में 2 से गुणा करने पर 16 आता है, 8 में 2 से भाग करने पर आंसर 4 आता है। यही तो है साधारण बीजगणित, जिसको हम लोग बचपन से ही, यानी कि जब हम लोग कलम कागज पकड़े थे और गिनती पहाड़ा को सीखने के बाद जब छोटे छोटे जोड़ घटाव को सीखना शुरू किए थे, वही है साधारण बीजगणित। तो अदिश राशि भी वैसे ही राशि है जिसको सिंपल अलजेब्रिक मेथड, यानी कि साधारण बीजगणित विधि से जोड़े जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। और जो बताए थे कि 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ना है, हम बोले थे कि 11th जो भी 11th का टॉपिक जिसका जरूरत 12th में है, अगर आपका 11th छूट गया है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जहां 11th का टॉपिक आएगा उसको डीपली बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। आपको 11th के जितने भी टॉपिक आएंगे उसको डीप में बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बताए थे उस दिन अदिश राशि, तो अदिश राशि वैसी राशि होती है जिसके पास केवल परिमाण होता है। अदिश राशि वैसी राशि होती है जिसके पास केवल परिमाण होता है। बार बार एक चीज को बोला जा रहा है कि आप जरूर वीडियो को पॉज करके या ऐसे करिएगा, एक बार कंप्लीट वीडियो को देखिएगा खूब अच्छे से और उसके दोबारा इसको देखकर अपना नोट्स जरूर बनाइएगा। नहीं तो एक बार देखने के बाद आपके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। इस चैनल के नाम से व्हाट्सएप चैनल भी है, एकलव्य गुरुकुल क्लासेज के नाम से व्हाट्सएप चैनल है, आप जाकर वहां पर सर्च भी कर सकते हैं। नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाले गए हैं, वहां से आप इसके नोट्स को प्राप्त करेंगे। और नोट्स को मोबाइल में छोड़ नहीं देंगे, उसको जरूर से लिखेंगे, उसको जरूर से लिखेंगे। और साथ ही साथ जो होमवर्क दिया जाएगा केवल इसको ऑनलाइन मान के ही नहीं पढ़ना है, आप इसको फीलिंग लेना है ऑफलाइन का, क्योंकि इसमें ऑफलाइन के कंप्लीट कंटेंट देंगे हम। आपको पूरा का पूरा नोट्स दिया जाएगा, आपको पूरा का पूरा HW दिया जाएगा, जो हम लोग ऑफलाइन कोचिंग मिलता था HW बनाने के लिए, वहां मिलेगा। टोटल का टोटल आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, इस चैप्टर से किस किस वर्ष में कहां कहां से क्वेश्चन उठाए गए हैं, कंप्लीट सोल्यूशन इसका दिया जाएगा। तो इसलिए केवल इसको ऑनलाइन मानना नहीं है, बस अपने जोश और जुनून को हाई करके केवल आपको मेहनत करना है घर पे बैठ के। पूरा का पूरा कंटेंट देने का जिम्मेवारी मेरा है, बस आपको इसको पूरा करना है घर पे बैठ के, फोन में छोड़ नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि आपके जब एग्जाम नजदीक आएंगे, यानी कि जब नवंबर दिसंबर का महीना आएगा, तो आपका लिखा गया कॉपी ही, आपके लिखे गए कॉपी, आपके लिखे गए नोट्स ही उस समय काम करेंगे, उस समय फोन और मोबाइल काम नहीं करेगा। इसलिए इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि फिजिक्स है। बहुत बच्चे इसको कहते हैं कि थ्योरी चीजों को थ्योरी करते चलिए आगे बढ़ते चलिए, थ्योरी करते चलिए आगे बढ़ते चलिए। तो ये केवल एसएसटी टॉपिक नहीं है कि इसमें केवल इतिहास जैसे कुछ चीजें लिखे गए बस पढ़ते चलिए आगे बढ़ते चलिए। इसके साथ साथ इसके न्यूमेरिकल है, और सबसे ज्यादा बच्चे डर खाते हैं न्यूमेरिकल को लेके, क्योंकि आगे हम लोग को 12th पढ़ के केवल रुक ही नहीं जाना है। 12th के बाद बहुत बच्चे इसका जेईई मेंस का फॉर्म को भरेंगे, बहुत बच्चे नीट की तैयारी करेंगे, तो आपको जेईई मेंस और नीट का फाउंडेशन साथ ही साथ कराते चलेंगे हम। इसलिए अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि एकलव्य गुरुकुल क्लासेज के यूट्यूब चैनल से वो जरूर जुड़े। सफलता की 100% गारंटी है कि आपके जितने चीजों को बताएंगे वो 100% आपको समझ में आएंगे, और साथ ही साथ जेईई मेंस और नीट के फाउंडेशन बैच को ही साथ ही साथ हम लोग करते चलेंगे। चलिए, बताए थे कि वैसी राशि, वैसी भौतिक राशि जिसके पास केवल परिमाण होता है तथा जिसे साधारण बीजगणित विधि से जोड़ा जाता है। सिंपल साधारण बीजगणित विधि कहने का मतलब है कि जो हम लोग बचपन में सीखते आए हैं उसको हम लोग साधारण बीजगणित विधि कहते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं। कौन कौन है, जैसे द्रव्यमान है, जैसे दूरी है, चाल है, कार्य है, समय है, ऊर्जा है, शक्ति है, दाब है, ताप है, घनत्व है, उष्मा है, और अभी जो पढ़ रहे हैं वो आवेश है। ये बोलेगा कि कैसे हो गया भाई, इस चीज को कैसे बनाया जाए, तो आते हैं थोड़ा सा हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम गए बाजार पर जाकर बोले कि 5 केजी हमको चीनी दीजिए, ठीक है, और छठ पर्व नजदीक आ रहा है, तो यहां पर हम गए तो दो अलग अलग खरीदना था। एक खरीदना था घरेलू खर्चों के लिए और एक खरीदना था पूजा पाठों के लिए।
हमने फिर कहा कि 2 केजी चीनी और दीजिए, तो दुकानदार ने दोनों चीनी को अलग अलग तौल का हमको 2 पन्नी में दे दिया। अब हम जब इसका पैसा देने की बारी आई, यानी कि जब उसको दुकानदार को हम लोग इसका मूल्य देंगे, तो मान चले कि चीनी अगर 40 रुपए केजी है, तो इसका हुआ 200 रुपया और इसका हुआ 80 रुपया, यानी कि कुल एक साथ 280 दे देंगे। तो हमने देखा कि अगर कोई पूछेगा कि आपने दुकानदार पूछे बताइए कुल चीनी आप कितने लिए, तो आप आसानी से कह सकते हैं देखिए भाई 5 किलो खाने के लिए लिए हैं, 2 किलो पूजा के लिए, यानी कि हमने लिया है कुल 7 केजी चीनी। हमने लिया कुल 7 केजी चीनी, यानी कि खाने वाला चीनी का मूल्य हो गया 200 रुपया और जो पूजा ला लिया है उसका मूल्य हो गया 80 रुपया। तो कुल कितना मूल्य आपको देना पड़ेगा, तो 280 रुपया। यही है साधारण बीजगणित, यही है साधारण सिंपल अलजेब्रिक मेथड, यही है जो हम लोग बचपन से इसको करते आ रहे हैं। कोई नई चीजें यहाँ पर नहीं सीख रहे हैं, जो बचपन से हम लोग करते रहे। वो साधारण ज्ञान क्या होता है, साधारण ज्ञान जाई तो पहले से कभी हम जानते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। इसको आसानी से हम लोग बहुत पहले से इसको करते हैं, सीखते हैं बहुत पहले से। तो केवल इसको बस केवल अब हो रहा है कि नामांतरण कुछ अलग से कुछ ऐसी कर दिया गया। यही है साधारण बीजगणित जो हम लोग बचपन से। तो ये द्रव्यमान का था, द्रव्यमान को जो देखा है वैसे ही समय का होता है 5 घंटा। मान लो कि अभी सुबह में आप पढ़े हैं 2 घंटा और फिर दोपहर में आपने 1 घंटा पढ़ लिया और शाम में आपने फिर 3 घंटा पढ़ लिया, तो 2 घंटा सुबह, 1 घंटा 3 और शाम में फिर 3 घंटा पढ़ लिया, तो कोई दिन भर में आप कितने पढ़े, तो भाई 6 घंटा पढ़ लिए। तो यही है साधारण बीजगणित, ठीक है। चलिए अब जब सदिश देख लिए तो काहेला छोड़ने जाएंगे अदिश हम। जब हमने सदिश देख लिया तो काहेला छोड़ने जाएंगे, इसके साथ साथ एक सदिश राशि भी होती है। तो सदिश राशि के लिए बोला गया था कि वैसी राशि, सदिश राशि के लिए बोला गया था वैसी राशि जिसको परिमाण तो होता ही है, क्योंकि परिमाण तो सबके लिए जरूरी है। जिसको परिमाण होता है साथ ही साथ उनको दिशा भी होता है, यानी परिमाण के साथ साथ उनके पास डायरेक्शन भी है, दिशा भी है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, सदिश राशि। और इनको जोड़ने के लिए साधारण बीजगणित विधि नहीं होता है, इनको जोड़ने के लिए 2 अलग से नियम दिए गए हैं। पहला नियम का नाम है सदिश योग का त्रिभुज नियम, जो पिछले क्लास में बता के आए हैं, और दूसरा है सदिश योग का समानांतर चतुर्भुज नियम, जो पिछले क्लास में दोनों का चर्चा करके आए हैं कि सदिश योग का त्रिभुज नियम और सदिश योग के समानांतर चतुर्भुज नियम से सदिश को जोड़े जाते हैं। सदिश के एग्जाम्पल कौन कौन है, तो सदिश के एग्जाम्पल है बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, विद्युत धारा घनत्व इत्यादि। ये सभी के सभी सदिश के एग्जाम्पल हैं, ये सभी के सभी सदिश के एग्जाम्पल हैं। यानी कि इनको परिमाण भी है और परिमाण के साथ साथ इनके पास क्या है, दिशा भी है। इनको परिमाण भी है और इनको परिमाण के साथ साथ क्या है, दिशा भी है। और इनको जोड़ने के लिए साधारण बीजगणित विधि नहीं, इनको जोड़ने के लिए सदिश योग का त्रिभुज नियम या सदिश योग के समानांतर चतुर्भुज नियम का प्रयोग करते हैं। हम दोनों का चर्चा बताए थे उस दिन कि सदिश योग का त्रिभुज नियम लिखेंगे नहीं, केवल आज इसकी चर्चा कर देते हैं कि सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या होता है। तो बताए थे कि सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या होता है, सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम में कोई 2 सदिश, मतलब ये पहला सदिश है ए और ये दूसरा सदिश है बी। तो पहले सदिश के हेड से दूसरे सदिश के टेल जोड़े जाते हैं और पहला सदिश के टेल से दूसरे सदिश की हेड की ओर एक सदिश खींचा जाता है जो इसके परिणामी सदिश यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर को बताता है, जो इसके परिणामी सदिश रिजल्टेंट वेक्टर को बताता है। जबकि अगर इसी ए और बी का हम लोग समानांतर चतुर्भुज नियम से करेंगे तो ये है सदिश ए, ये है सदिश ए और पहले सदिश के टेल से दूसरे सदिश के दिशा में ही हम लोग दूसरे सदिश को जोड़ते हैं, उसी दिशा में बिना दिशा परिवर्तन किए। काहे भाई, क्योंकि ये सदिश को जोड़ रहे हैं और सदिश में मुख्य बातें होती है कि उसके पास दिशा होता है। तो दिशा को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, यानी कि दिशा को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दिशा जिस दिशा में दिया उसी दिशा में जोड़ेंगे। और हमको समानांतर चतुर्भुज बनाने के लिए 2 अतिरिक्त भुजा की जरूरत पड़ेगी, इसको इसी के समानांतर 2 भुजा खींचकर और हमने समानांतर चतुर्भुज का निर्माण कर दिया। और जहां पे दोनों सदिश जुड़े होंगे, जहां पे दोनों सदिश के टेल जुड़े हैं, वहां से एक विकर्ण खींचते हैं और ये जो विकर्ण होता है ये बताता है हम लोग का कौन सा, रिजल्टेंट वेक्टर। ये बताता है हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये तो खैर थ्योरी है। अब यहाँ परिणामी सदिश का परिमाण निकालने का सूत्र बताए थे कि R बराबर है A प्लस का B। अगर कोई पूछेगा कि परिणामी सदिश का परिमाण बताइए ना, तो हम बता सकते हैं कि R बराबर रूट अंडर सदिश A का परिमाण का स्क्वायर
सदिश बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस का 2 गुना सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा जो है वो दोनों सदिश के बीच का कोण है। दोनों सदिश जहां जुड़े होंगे उनके बीच का एंगल थीटा है, उनके बीच का एंगल थीटा है। इसको हम सजा के ऐसे लिख सकते हैं, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। यही होता है परिणामी सदिश का परिणाम, जो क्लास 11th क्लास में लोग देखे होंगे। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब यहां पर हम लोग केवल इसके परिमाण को देखें। अब इसके थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल देख लेते तो और अच्छा रहता है। इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि आखिर इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। चाहिए इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर इस पर क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। आखिर इस पर क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, क्या क्या इस पर क्वेश्चन रहता है और किस प्रकार से क्वेश्चन इसके दिए जाते हैं। चलिए सामने आपके हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान पूर्वक और इस क्वेश्चन को देख के और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा एक बार ध्यान से क्वेश्चन, वीडियो को रोक कर एक बार आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि बाल लिखा गया है, यहां पर बल होगा, 2 बल, ये नहीं होगा, 2 बल जिसके परिमाण 5 न्यूटन और 3 न्यूटन है। यहां पर जिसके परिमाण 5 न्यूटन और 3 न्यूटन है, एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के कोण पर आरोपित हो रहे हैं, तो परिणामी बल का परिमाण क्या होगा। भाई 2 गो बल लग रहा है, 2 गो बल लग रहा है। एक बल लग रहा है F1 कितना 5 न्यूटन का और दूसरा बल लग रहा है F2 कितना 3 न्यूटन का। अब कोई कहेगा परिणामी बल यानी कि सर दोनों को जोड़ना है, तो हाँ दोनों को जोड़ना है, तो आप कहेगा 5 न्यूटन और सर 3 न्यूटन, 5 और 3 8 न्यूटन। लीजिए बना दिए सर। अगर इतना आसान रहता तो फिर किस लिए इस क्वेश्चन को दिया जाता। 5 और 3 जोड़ के 8 सीधे नहीं बनता। ऑब्जेक्टिव पूछ रहा था पहले के ऑप्शन में 8 रहेगा और बना के कहेंगे वाह बना दिए हमने। भाई इसको साधारण बीजगणित विधि से नहीं जोड़ा जाता है, इसको साधारण बीजगणित विधि से नहीं जोड़ा जाता है। इसको जोड़ने के लिए सदिश योग के त्रिभुज नियम या सदिश योग के समानांतर चतुर्भुज नियम आते हैं। सदिश योग के त्रिभुज नियम या सदिश योग के समानांतर चतुर्भुज नियम आते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए इसका परिणामी सदिश का परिमाण अभी चर्चा करके आए हैं। यहां पर देखिए दिया क्या किया गया है, तो हल करेंगे तो लिखेंगे दिया गया है, कलर को चेंज कर लेते हैं, दिया गया है। क्या दिया गया है भाई, तो दिया गया है बल F1 कितना दिया गया है 5 न्यूटन, बल F2 कितना दिया गया है 3 न्यूटन, कितना थीटा कितना दिया गया है, तो थीटा दिया गया है 60 डिग्री। परिणामी बल R कितना होगा, तो R होगा F1 जोड़ F2। परिणामी बल का हमको परिमाण निकालना है, तो परिमाण निकालने के लिए फिर फॉर्मूला वही लगाएंगे, क्या F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F1 का स्क्वायर प्लस वही जो ए बी वाला था, तो यहां पर हम बल दिया था तो बल को F से सूचित करते हैं, तो हमने F ले लिया। ये मतलब सर कहां से अलग फिर F चला आया, वही सूत्र है, केवल A और B की जगह पर हमने F लिया क्योंकि बल दिया था। अब आइए यहाँ पे रखिए मान, F1 का मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, F2 का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, 2 गुने 5 गुने 3 गुने cos 60 डिग्री। इधर सॉल्व कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 15 दूना 30 और cos 60 का मान होता है 1/2 15। यहाँ जोड़ सकते हैं 25 जोड़ 9 और जोड़ 15, आंसर हो जाएगा हम लोग का 49 और 49 का वर्गमूल होता है 7। यानी कि देख लीजिए एक चीज तो कंफर्म है कि 5 और 3 को जोड़ने पर 7 भी होता है। यही है सदिश योग का त्रिभुज नियम। यानी कि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन को जोड़ने के बाद परिणामी सदिश कितना न्यूटन आया है, 7 न्यूटन आया है। यही है हम लोग का सदिश योग का त्रिभुज नियम, यही है हम लोग का सदिश योग का त्रिभुज नियम। क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए यहां पर हम देखें सदिश जो कि त्रिभुज है इसका न्यूमेरिकल ऐसे दिए जाते हैं। तो 5 और 3 को जोड़ने के बाद 7 होता है। कब? जब वो सदिश में दिए गए हो तब, जब वो सदिश राशि में दिए गए हो, यानी कि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन दोनों बल हैं और दोनों बल का परिमाण दिया गया 5 न्यूटन और 3 न्यूटन, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर होगा हम लोग का 7 न्यूटन। ठीक है। यहां पर एक चीज और देखे हैं कि हमको क्लास 10th में जो त्रिकोणमिति पढ़े हैं, क्लास 10th में जो त्रिकोणमिति पढ़े हैं, क्लास 11th में जो त्रिकोणमिति पढ़े हैं, वहां इसका प्रयोग होगा, क्योंकि मैथ के बिना फिजिक्स नहीं चलता है। याद रखिएगा, मैथ के बिना फिजिक्स नहीं चलता है, मैथ की जानकारी होनी चाहिए। अगर देखिएगा ये एक ऐसा विषय है कि अगर आपको मैथ की जानकारी नहीं है तो फिजिक्स अधूरा है। बहुत बच्चे गणित छोड़ के भागते हैं कि बहुत डर लगता है गणित से। तो अगर आप एक विषय को छोड़िएगा दूसरा विषय ऑटोमेटिक आपसे उठ जाएगा। एक चीज को ध्यान रखिएगा, तो गणित की जानकारी होनी चाहिए, गणित आने चाहिए। नहीं भी आ रहा तो उसको सीखने का पड़ेगा, क्योंकि गणित जो विषय है बहुत बच्चे रटते हैं। इसका क्लास जब गणित का आ रहा है तो हम दिखाते हैं गणित कभी भी रटने वाला विषय नहीं है। गणित को सीखना है, गणित को समझना है, और गणित एक अभ्यास करने वाला विषय है। आप उस पर जितना अच्छे अभ्यास कर पाएंगे वो आपका उतना ही अच्छा निखार होते जाएगा, उसमें उतना ही अच्छा सुधार होते जाएगा। आप एक दिन में सोचिएगा तो एक दिन में कुछ भी संभव नहीं है। एक दिन में देखते हैं ना, कभी न्यूज पर चलता है, बोलता है कि एक दिन के लिए आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं एक दिन बिहार को? तो पूरे बिहार को समझने में आपको एक दिन लग जाएगा। तो एक दिन में कोई ऐसा ऐसी नहीं है जो गांव में से कहता है कि दाल भात के कौर ना हटेगी, किसान के खा ले के बटे। बस एक दिन में कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि एक दिन में कुछ संभव नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर संभव है। यानी कि अगर रोज रोज हम लोग प्रयास करेंगे तो एक दिन जरूर अपने मंजिल को पालेंगे, एक दिन जरूर चीजों को जान जाएंगे। तो केवल सीखना है, समझना है और इस पर अभ्यास करना है। इसके अभ्यास के प्रत्येक अभ्यास के क्वेश्चन डाले जाएंगे आपके वीडियो के अंत में। प्रत्येक अभ्यास के लिए, अभ्यास के लिए आपके पास प्रश्न आपको दिया जाएगा, आपको केवल अभ्यास करना है। चलिए इसका एक क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन इसको एक लेते हैं। वही क्वेश्चन आ गया फिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबरिंग इसका देखिए फिर बाले कर दिया यहां भी। चलिए दिया है 2 बल जिसके परिमाण, फिर से परिमाण वही दिया है 5 न्यूटन और 3 न्यूटन, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण पर आरोपित हो रहे हैं। तो परिणामी सदिश का परिमाण क्या होगा? चाहेंगे कि एक बार आप लोग इसको वीडियो को रोक के सॉल्व करेंगे। चलिए यहां भी देखिएगा तो आपको दिया गया है परिमाण क्या, F1 दिया गया कितना 5 न्यूटन, F2 दिया गया कितना 3 न्यूटन, थीटा दिया गया कितना 90 डिग्री, थीटा दिया है कितना 90 डिग्री, थीटा इसके 90 डिग्री। अब यहां पर आप देख के ये सोचेंगे कि सर अभी तो जोड़ के हम आए हैं, अभी तो जोड़ के हम आए हैं, अभी तो आंसर हम आपको बताइए किए थे, अभी जोड़ के तो हम किए हैं, अभी आपको आंसर हम बता दिए हैं। अरे तो वहां पर एंगल कुछ अलग है, यहाँ पर एंगल बदल गया। अगर आप इसके परिणामी सदिश को लिखने जाइएगा ना तो परिणामी सदिश R बराबर F1 प्लस का F2 होगा, और आप अगर परिणामी सदिश का परिमाण निकालने जाइएगा सूत्र लगता है रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। अब वैल्यू को पुट करिए आप, दिया गया है क्या 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 5 गुने 3, 2 गुने 5 गुने 3 गुना cos 90 डिग्री। आइए इसको मान रखेंगे यहां पे, तो रूट अंडर क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 15 दूना 30, और cos 90 का वैल्यू याद करिए 0 से 90 तक का मान, तो साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है, तो साइन का उल्टा चलता है ये cos, तो cos 0 1 होता है और cos 90 कितना होता है 0। तो देखिए ना, हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। यानी किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करते हैं, किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करते हैं तो संख्या
अपने तो जाइए करती है और साथ ही साथ जो गुना करने वाला आता है उसको भी लेके जाती है। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 25 गो और 9 गो 34 गो और प्लस का 0, यानी कि इसका आंसर होगा √34 न्यूटन। अगर आप दशमलव में इसका मान निकालने जाइएगा दशमलव में तो 5 दशमलव समथिंग आएगा। अगर इसका दशमलव में 5 देखिएगा तो 5 दशमलव 5 से ज्यादा और 6 से थोड़ा कम आएगा। यानी कि देखें 5 न्यूटन और 3 न्यूटन को जोड़े हैं तो इसका आंसर 5 और 6 के बीच में, यानी कि लगभग 5.8 करके इसे कुछ आंसर आएगा इसका। देख लीजिए यहाँ पे अगर यही साधारण बीजगणित विधि से जोड़ते तो फिर 5 या 3 8 दिखाई दे रहा था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए इसी पर इसका एक अगला प्रश्न एक और करते हैं, फिर 2 प्रश्न आपके लिए छोड़ेंगे हम, ठीक है। हर जगह ये टाइप मिस्टेक करके दे दिया है। चलिए दिया गया 2 बल जिसके परिमाण फिर वही है 5 न्यूटन और 3 न्यूटन। 2 बल जिसके परिमाण है 5 न्यूटन और 3 न्यूटन और 2 बल जिसके परिमाण है 5 न्यूटन और 3 न्यूटन और 5 न्यूटन और 3 न्यूटन और दोनों एक दूसरे से 0 डिग्री कोण पर। इसके भाषा को ऐसा ही कह सकता है कि 2 बल एक ही दिशा में एक दूसरे पर आरोपित हो रही है। 2 बल एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा कहने का मतलब है कि उनके बीच का कोण कितना है 0 डिग्री है। जब आप भी पूरब की दिशा में जाएंगे और हम भी पूरब की दिशा जाएंगे तो हम लोग के बीच में एंगल बनेगा कहां? एंगल बनबे ना करेगा, कोण बनबे ना करेगा। समान दिशा में जाने पर कोण थोड़ी बनता है। कोण का परिभाषा बचपन में आप सुने होंगे कि जब 2 किरण एक दूसरे से दिशा परिवर्तन करके जब आगे बढ़ती है तो उनके बीच में जो झुकाव होता है उसे ही कोण कहते हैं। उनके बीच में जो 2 किरणों के बीच में जो झुकाव होता है, तो जब आप भी इधर जाइएगा हम भी इधर जाएंगे तो हम लोग के बीच में झुकावे नहीं है, तो जब झुकाव हो भी ना करेगा तो कोण बनेगा कहां से? कोण तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी देके ये पूछ देता है कि एक ही दिशा में है, चाहे एंगल देगा कि भाई 0 डिग्री का एंगल है, तो आप बताइए कि 0 डिग्री के एंगल पर, यानी कि एंगल जब 0 डिग्री है तो 0 डिग्री के एंगल पर इसको जब हल करेंगे तो कितना, यानी कि इसका परिणामी सदिश का परिमाण कितना आएगा। पुनः फिर से वही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया गया है? यानी कि F1 का मान दिया गया है। क्या दिया गया? F1 का मान, F1 का मान दिया गया है। कितना F1 का मान दिया गया है? तो F1 का मान दिया गया है 5 न्यूटन। F2 का मान दिया गया कितना? 3 न्यूटन। थीटा दिया गया कितना? 0 डिग्री। थीटा दिया गया कितना? 0 डिग्री। अब यहां पर अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि परिणामी सदिश R देखेंगे तो R हो जाएगा F1 प्लस का F2, लेकिन दोनों के दोनों सदिश है तो साधारण जुड़ेंगे नहीं। तो परिणामी सदिश का अगर परिमाण निकालने की बात होगी तो √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 cos थीटा। रखिए 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 5 गुने 3 गुने cos 0 डिग्री। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 15 30 और cos 0 का वैल्यू 1। यानी कि अगर मान निकालने जाएंगे हम तो 25 गो 9 गो 34 गो और प्लस का 30 से कम 30, तो कितना हो जाएगा? 4 64, यानी कि आएगा 8 न्यूटन। ले लीजिए भाई, यानी कि 5 या 3 8 आ गया। आपकी बार 5 या 3 8, 5 या 3 8 न्यूटन, 5 या 3 8 न्यूटन। इस पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए इसके आगे 2 क्वेश्चन और दिए गए होंगे। और इसको हम करेंगे नहीं, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। यहां पर देखिएगा नंबरिंग में मिस्टेक किया गया है, इसको आपके लिए छोड़ा जा रहा है। इसको होमवर्क में ले आप नोट कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और, एक ही क्वेश्चन आप इसको करिएगा। और इसके साथ ही साथ जब यहां पर छेड़े हैं थोड़ा सा तो आप इसका एक ट्रिक लिख लेंगे। ट्रिक क्या है, मतलब कंसेप्ट ही है वो भी, लेकिन आप लोग उसको ट्रिक करते एक बार इसको आप ट्रिक पर लिख लेंगे
परिणामी सदिश यानी कि सदिश ए, ठीक है, और दूसरा सदिश है बी। तो इसका परिणामी सदिश हो जाएगा ए प्लस का बी, और जब परिणामी सदिश का परिमाण निकालने जाइएगा तो होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। ये तो लॉग निकालने का मेथड होगा। इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, ठीक है, यानी कि इसका विशेष स्थिति करके लिख लीजिएगा। इसके विशेष स्थिति को, ये 12th का टॉपिक नहीं है, ये 11th क्लास का टॉपिक है। इसका विशेष स्थिति करके लिख लीजिएगा। इसका विशेष स्थिति क्या है, ठीक है। स्थिति नंबर 1, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, जब थीटा बराबर क्या हो 0 डिग्री हो, तो उस समय जब परिणामी सदिश का परिमाण निकालिएगा ना, तो आप डायरेक्ट इसको जोड़ दीजिएगा। परिणामी सदिश का जब आप उसको परिमाण निकालिएगा तो आप इसको डायरेक्ट जोड़ के लिख दीजिएगा। परिणामी सदिश का जब आप परिमाण निकालिएगा तो आप इसको डायरेक्ट जोड़ के लिख दीजिएगा, ठीक है। स्थिति नंबर 2, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, जब थीटा बराबर, तो अगर आर निकालिएगा ना, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो जब इसका आर निकालने जाइएगा आप, ठीक है, तो आर बराबर सीधे आप लिखिएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और स्थिति नंबर 3 यहां लिख देते हैं कि यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, थीटा बराबर 180 डिग्री हो, अब तब आपसे परिणामी सदिश पूछा जाता है। कुछ नहीं करना है, आप दोनों को घटा के लिख दीजिएगा। क्या कीजिएगा, आप दोनों को घटा के, तीनों स्थिति याद रखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हालांकि 12th में इस तरह होता नहीं है, लेकिन अगर आगे इस परीक्षा में बहुत बच्चे पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे होंगे, अगर आगे इस परीक्षा में इस तरह क्वेश्चन, तो आप समय नहीं गवाइएगा इसके लिए। आप सीधे विशेष स्थिति को याद रखिएगा कि जब 0 डिग्री हो तो जोड़ना है, और 0 का उल्टा एकदम 180 हो तो घटाना है। 0 डिग्री हो तो जोड़ना है, 180 हो तो दोनों घटा के लिख देना है, और बीच में अगर थीटा 90 डिग्री हो तो इसको क्या करना है, रूट अंडर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। दोनों का स्क्वायर करके वर्गमूल निकाल लीजिएगा। कभी कभी 0 डिग्री ना देकर बोलेगा कि एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में तो 0 डिग्री है, लंबवत है तो 90 डिग्री है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है 180 है। यानी कि भाषा कितना ही बदलेगा, बस आपको एंगल ध्यान रखना है। 0 होगा तो जोड़ना है, 180 होगा घटाना है। अगर दोनों का लंबवत होगा यानी कि 90 डिग्री होगा, तो दोनों का वर्ग, दोनों का स्क्वायर करके और उसका योगफल निकाल के वर्गमूल निकाल देना है। विशेष स्थिति इसका याद रखिएगा। और ये है 11th क्लास के टॉपिक में, लेकिन यहां पर आया सदिश अदिश आवेश में कि आवेश अदिश राशि है, तो फिर आगे भी टॉपिक आएंगे तो उसमें सदिश आएंगे, तो फिर हमको पुनः वहां न बताना पड़े, कि आखिर क्या होता है सदिश और क्या होता है अदिश। हालांकि इसका एक अलग से हम वीडियो बना के 11th क्लास का सदिश अदिश का एक अलग सा एक लेक्चर बना के हम इसको पूर्ण रूप से डाल देंगे उसमें, जिसमें हम पूर्ण रूप से सदिश अदिश का चर्चा कर लेंगे, और सदिश अदिश के चर्चा के साथ ही साथ इसके विशेष स्थिति कि आखिर ये क्यों होता है, आखिर इतना क्यों होता है, इसका हम कोशिश करेंगे कि अलग से वीडियो बना के आपको डाल दे, और उसका वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल दिया जाएगा। वहां से आप इसको देख के अच्छे समझ जाइएगा। हालांकि हमको आशा और उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आपको आई होगी, जो अगर हम शॉर्टकट में इसको बताए होंगे तो, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत भी अगर 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत, 9th क्लास में तो वहां पर चर्चा है थोड़ा सा राशि के बारे में पढ़ने के लिए, अगर थोड़ा बहुत भी वहां देखे होंगे, वहां भी आपको अगर सर डीप पढ़ाए होंगे तो थोड़ा सा इसमें चर्चा किए होंगे। अगर थोड़ा सा भी 11th में भी थोड़ा सा चर्चा किए होंगे, तभी आपको पता चल रहा है। अगर नहीं भी पढ़ के आए हैं, नहीं भी पढ़ के आए होंगे, तो ये 2-3 क्वेश्चन और इसके परिभाषा और साथ ही साथ इसका जो कंसेप्ट जो दिए समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर भी हम 11th क्लास का एक पूरा इसका वीडियो ही बनाकर अदिश सदिश का डाल देंगे, वहां से आप इसको देख के सीख जाइएगा। समय आपके पास अभी भरपूर है, केवल आपको सीखना है, समझना है, ठीक है, और आपके साथ साथ इसका अभ्यास करना है, क्योंकि एक एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रतियोगी इसके बाद, क्योंकि 12th के बाद ना दरवाजा हर चीज का खुल जाता है। 10th के बाद जैसे बोर्ड एग्जाम 2 है, 10th है और 12th है, तो 10th के बाद रहता है भाई 11th 12th पढ़ने के बाद ही, और 12th के बाद होता है ना कि 12th के बाद हम लोग एकदम जैसे गांव में खिसाना करता है, छूटा सार हो जाना, यानी कि देखते हैं ना जब बछड़ा, गाय का बछड़ा जब बड़ा होता है तो उसको छूटा छोड़ दिया जाता है, कहीं जाए कहीं आए, उसी तरह हम लोग भी हो जाएंगे।
12th के बाद हम लोग भी पता ही नहीं चलेगा, यहाँ पर अभी तक हर चीज फिक्स था हम लोग के पास। भौतिकी इतना पढ़ना है, केमिस्ट्री इतना पढ़ना है, बायो इतना पढ़ना है, मैथ इतना पढ़ना है, इंग्लिश इतना पढ़ना है। जैसे इसका जहां ये बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ कि हम लोग के पास समुद्र में उतरने की बारी आ जाएगी, पता नहीं चलेगा क्या चीज पढ़े और क्या चीज छोड़े। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसीलिए डीप जानते चलिएगा, तो वहां आपको रामबाण साबित होगा। प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको वो रामबाण साबित होगा। चलिए आज हमको चर्चा करना, सदिश देख लिए, इस क्वेश्चन को देख लिए, और ये क्वेश्चन को देख लिए तो आप आवेश देख लिया कि आवेश अदिश राशि है। आवेश क्या है? अदिश राशि है। और आवेश अदिश राशि के साथ ही साथ इसको साधारण बीजगणित विधि से जोड़ा भी जाता है। हमने आवेश का अदिश तो देखबे किया, साथ ही साथ सदिश और अदिश को भी देख लिया, और सदिश को जोड़ा जाता है सदिश जो के त्रिभुज नियम, समानांतर चतुर्भुज नियम, वो भी चीजें देखे। परिणामी सदिश का परिमाण निकालने के लिए भी देखे, और उसका एक शॉर्टकट कंसेप्ट भी हम लोग देखे। अब आज आगे बढ़ते हैं आवेश के बारे में। कोई पूछेगा आवेश, ठीक है, आवेश एक राशि है तो उसका मात्रक क्या है? 11th क्लास तक का चीज है मात्रक। तो कहते हैं ना, जाते हैं तो दुकान पर जाएंगे तो कहेंगे कि 5 लीटर चीनी दो। दुकान पर जाकर खड़ा कहेंगे 5 लीटर चीनी दो, तो चिहा के देखेगा सब कि 5 लीटर चीनी कैसे होता है भाई? चीनी तो केजी में मापा जाता है, चीनी तो ग्राम में मापा जाता है। यानी कि मात्रक का मतलब ही होता है किसी वस्तु को निर्धारित करना, यानी कि किसी वस्तु के लिए मानक निर्धारित करना। यानी किसी वस्तु के माप के लिए दो चीजें जरूरी होती है, एक होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है उसका यूनिट। दोनों के, यानी कि दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा ना, तो दोनों में से किसी एक के नहीं रहने पर वो राशि परिभाषित ही नहीं हो पाएगा। जैसे हम कहें कि जाएं और जाकर कि 2 किलो, केजी ना बोले, सीधे बोले कि 2, ठीक है, चीनी 2, तो क्या 2 को गिन के देगा, 2 दाना गिन के धरा देगा, ले जाओ चाय बना के पी लेना। तो हमको जाके ही नहीं कहेंगे, तो बना पड़ेगा कि भाई चीनी 2 केजी चाहिए, चीनी 500 ग्राम चाहिए, चीनी 200 ग्राम चाहिए। यानी कि जो आप 500 200 ये जो कह रहे हैं ना, ये 500 200 जो आप कह रहे हैं, इसके साथ साथ किसी भी राशि को परिभाषित करने के लिए, किसी भी राशि को बताने के लिए उसके पास एक मात्रक और दूसरा उसका अंकीय मान, ठीक है, अंकीय मान और मात्रक दोनों रहेगा, तब जाके वो राशि क्या होगी? परिभाषित होगी। यानी कि दूरी मापना होगा तो मीटर में, किलोमीटर में, ठीक है। अगर हमको ये द्रव्यमान मापना होगा तो किलोग्राम में, ग्राम में। अगर हमको आयतन मापना होगा तो लीटर में, किलो लीटर में, मिलीलीटर में, ठीक है ना। अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, मिलीमीटर स्क्वायर में। अगर हमको आयतन निकालना होगा तो मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। यानी कि सबको निकालने के लिए उसके अंकीय मान तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ उसका एक मात्रक चाहिए। अगर मात्रक नहीं रहेगा तो वो राशि परिभाषित नहीं होगी। तो उसी प्रकार से आवेश के लिए क्या है, ठीक है, उसी प्रकार से आवेश के लिए क्या है, यानी कि आवेश की कौन सी राशि है, आवेश कैसी राशि है। तो अगर आप चर्चा करेंगे तो आवेश जो है, आवेश तो अदिश राशि बता दिए, और आवेश का मात्रक जो है वो कूलम होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है, जिसे C से सूचित किया जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 गो ऑब्जेक्टिव केवल मापन और मात्रक से पूछे जाते हैं। अब ये तो है टॉपिक 11th का, लोग बोलते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि 11th क्लास का टॉपिक नहीं पूछा जाता है, तो मापन मात्रक तो 12th में नहीं पढ़ना है, मापन मात्रक तो 12th का चैप्टर नहीं है। इसलिए हम लोग जो भी राशियां जो भी आते जाएगी ना, उसका सबका मात्रक और बीमा साथ ही साथ करते हैं। मात्रक में से 5-6 ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि आपको बनाने हैं 35 सब्जेक्ट, जिससे 5-6 ऑब्जेक्टिव आपके मापन और मात्रक से रह जाते हैं, ठीक है। अगर पूरे कहा जाता है ना कि अगर ऑब्जेक्टिव पकड़ने तो पूरे आप जितने भी 200 यूनिट लिखवाए हैं, 200 यूनिट का पूरे अगर फॉर्मूला पढ़ गए, उसकी पूरी जो भी राशियां आ रही है उसके मात्रक आपको याद है, उसके अगर अपन याद है तो लगभग आप 30 प्लस ऑब्जेक्टिव तो ऐसा ही करके चले आएंगे। 30 प्लस ऑब्जेक्टिव ऐसा ही आपका सही होगा अगर आपके पूरे फॉर्मूले याद है, पूरे आपके इसके राशि याद है, कौन सदिश है, कौन अदिश है, उसके मात्रक क्या क्या है, उसकी बीमा क्या क्या है, तो आप तो 30 प्लस ऑब्जेक्टिव ऐसा ही आप पढ़ के आएंगे। एकदम बबुआ जैसा एकदम ना होता है, फॉर्मूला बेस न्यूमेरिकल डाल देता है, एकदम फॉर्मूला पर उठा के न्यूमेरिकल डाल देता है। आगे कराएंगे हम, देखिएगा वहां पर फॉर्मूला पर उठा के क्वेश्चन डालता है। अब यहां पर इसका आवेश जो आवेश का ऐसा ही मात्रक है,
वो कूलाम होता है जिसे सी से सूचित करते हैं, जिसे क्या करते हैं, सी से सूचित करते हैं। और आवेश का सीजीएस मात्रक 11th क्लास में मात्रक पद्धति बताया गया था। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है जिसका संकेत ESU लिखते हैं, जिसका संकेत ESU लिखते हैं। ठीक है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, सी से सूचित करते हैं। और आवेश का सीजीएस मात्रक जो होता है वो स्टेट कूलम होता है जिसे ESU से सूचित करते हैं, यानी कि ESU लिखते हैं। अब आगे आएंगे, थोड़ा सा इसमें संबंध देख लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि कोई पूछेगा कि 1 केजी में कितना ग्राम, तो हम लोग कहते हैं ना भाई 1 केजी में 1000 ग्राम कहते हैं हम लोग। जैसे कहते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो हम लोग कहते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। यानी कहने का मतलब है कि जब आप मात्रक को छोटा करते हैं तो अंकीय मान बढ़ता है। याद रखिएगा। एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिल गया क्या भाई, कि किसी भी, इधर लिख देते हैं, कॉन्सेप्ट हमको मिल गया कि किसी भी राशि का जो अंकीय मान होता है वो अपने मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर मात्रक बड़ा होगा तो अंकीय मान छोटा होगा, और मात्रक छोटा होगा तो अंकीय मान बड़ा होगा। तो सर नहीं बुझाया, हम बताते हैं आपको। हमारे पास एक एक का 100 गो सिक्का है, ज्यादा है, मात्रा ज्यादा है उसका, एक एक का 100 गो सिक्का है। कोई एक एक गो 100 का नोट लेके घूम रहा है, तो कोई पूछे किसके पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास या उसके पास, तो कहेगा गजब बात कर रहे हैं, आप भी 100 रुपया रखे, वो भी 100 रुपया रखा है, अंतर कहाँ है। तो एकदम कहीं भी वो 100 रुपया लेके कहीं भी हाथों में दबा है, नहीं पता चल रहा है कि पैसा लिया कि नहीं लिया है, हम उसका इतना बड़ा पोटली लेके घूम रहे हैं। तो हमने यूनिट को छोटा किया, अंकीय मान बढ़ गया, उसने यूनिट को बड़ा किया, अंकीय मान कम रह गया। यानी कहने का मतलब उसने बड़ा नोट लिया तो उसका वो बंडल कम रहा, हमने छोटे छोटे नोट का मात्रा लिया तो बंडल बढ़ गया। देखते हैं ना, जाके 10 के जैसे कोई करेंसी लेता है गड्डी, तो 1000 में ये गड्डी आपको मिलेगा, कोई आएगा 2 को 500 आपको ढाला देगा, ले जाइए। छुट्टा लेने तो दुकान पे जाते होंगे ना, तो 500 का नोट देते हैं तो क्या करता है, 100 टकिया को 5 को देगा, तो 500 का नोट दीजिएगा तो 500 आपको 500 दे देगा वो। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर अंकीय मान जो है, अगर अंकीय मान बड़ा करिएगा तो मात्रक देख लीजिए, यहां पर मात्रक बड़ा है किलोग्राम, अंकीय मान छोटा है, मात्रक छोटा हो गया, अंकीय मान बढ़ गया। मात्रक यहां पर है किलोमीटर, मात्रक बड़ा है, अंकीय मान छोटा हो गया। यहां पे मात्रक छोटा है, अंकीय मान बढ़ गया। तो ये होते हैं संबंध, ये होते हैं संबंध। यानी कि ध्यान रखिएगा कि अंकीय मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अंकीय मान जो होता है वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब यह है कि अगर आप अंकीय मान बड़ा लीजिएगा तो मात्रक छोटा लेना पड़ेगा, अगर मात्रक बड़ा लीजिएगा तो अंकीय मान छोटा लेना पड़ेगा। तो जैसे संबंध हम लोग बचपन में देखते हैं कि भाई 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 100 का नोट अगर किसी को देंगे तो 10 टक्के लेंगे तो 10 को देगा, हमको 12 गुना नहीं देगा। 500 का नोट अगर लेने जाएंगे, अगर हमको 100 टक्के लेना तो 5 को देगा, 500 में 6 को 7 गुना नहीं देगा। वैसे ही आखिर जब 2 मात्रक होता है, एक होता है कूलम्ब और दूसरा होता है स्टेट कूलम्ब, ताकि इनके बीच में संबंध क्या है, कूलम्ब और स्टेट कूलम्ब के बीच में संबंध क्या है, तो याद रखिएगा 1 कूलम्ब बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब होता है। 1 कूलम्ब बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब होता है। उल्टा भी याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाए कि एक स्टेट कूलम्ब में कितना कूलम्ब होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक स्टेट कूलम्ब में, तो सबको लाके इधर भाग दे दीजिएगा। एक स्टेट कूलम्ब बराबर 1/3 गुना 10 के पावर माइनस का 9, 1/3 गुना 10 के पावर माइनस का 9। तो उल्टा घुमा देता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव हुआ में। हम लोग याद करके गए हैं कि 1 कूलम्ब बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब। हमने याद किए हैं कि 1 कूलम्ब बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब। और वो पूछ दिया कहा कि एक स्टेट कूलम्ब में कितना कूलम्ब। बच्चे का पहले के ऑप्शन रहेगा यही,
पहले का ऑप्शन आएगा यही। अब बच्चा रट गया है आराम से। काहे कहा जाता है कि न्यूमेरिकल बनाइए, यही फायदा होता है। सूत्र को कभी याद नहीं किया जाता है, चाहे गणित हो चाहे फिजिक्स हो। क्वेश्चन को हल करते वक्त सूत्र तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन को हल करते वक्त क्या हो जाते हैं, सूत्र तैयार हो जाते हैं। हमको सूत्र को अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। सूत्र को अलग से हमको रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन करिएगा, सूत्र तैयार ऑटोमेटिक होते जाएंगे। रटिएगा तो आज रटिएगा, कल भुला जाइएगा। आज रटिएगा और कल उसको क्या करिएगा, तुरंत कल उसको भूल जाइएगा। कोई भी चीज जब रटते हैं तो उसको भुलाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए चीजों को रटिए नहीं। आप उसको समझने का प्रयास करिए, रटिए नहीं, आप उसको समझने का प्रयास करिए जितने बारीकी से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, चीजों को रटिए नहीं, आप उसको सोचिए कि उसको समझे कैसे। कुछ सूत्र है उस पर आप एक कोई फॉर्मूला याद करते, जैसे लोग कहते हैं सबसे अगर कठिन आपको लगा होगा ना 10th क्लास में, तो 10th क्लास के गणित में आपको सबसे याद लगा होगा त्रिकोणमिति। अब मजबूरी भी है पढ़ना, सबसे ज्यादा अंक पूछवो करता है, सबसे ज्यादा अंक पूछवो करता है। जैसे 12th क्लास में आइएगा, पढ़ाएंगे कैलकुलस, एकदम बुखारो लगेगा। अब मजबूरी है कि सबसे अधिक नंबर का पूछवो करता है, तो बुखार काहे लगता है, माने नहीं याद है। पूछ दिया कि साइन थीटा का अवकलन कितना होगा, नहीं मालूम है, नहीं बनेगा। साइन थीटा का समाकलन क्या होगा, नहीं मालूम है, नहीं बनेगा। नहीं मालूम है, नहीं बनेगा। अब वहां पर बहुत बच्चे याद करते हैं भाई कि साइन थीटा का जो अवकलन होता है वो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का अवकलन माइनस का साइन थीटा होता है। रट रहे हैं आप, एक बार उस सूत्र को देखिए और जब भी आप क्वेश्चन आए तो आप उसको फॉर्मूला को लिखिए। हम जानते हैं कि साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, हम जानते हैं कि कॉस थीटा का अवकलन माइनस का साइन। लिखते लिखते आपको पूरे पतले क्वेश्चनों पे किताब का क्वेश्चनों खत्म हो गया, आप फॉर्मूला आपको याद हो गया और लंबे समय तक याद रहेंगे। तो याद रखिएगा कि 1 कूलम बराबर 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है। अगर स्टेट कूलम पूछ देगा तो इसको लाके इधर भाग दे देना है, 1/3 गुना 10 के पावर माइनस का 9 कूलम हो जाएगा, माइनस का 9 कूलम हो जाएगा। यानी कि कूलम और स्टेट कूलम के बीच में संबंध होता है 1 कूलम बराबर 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। अब आते हैं अगला पॉइंट, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक ईएमयू होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक ईएमयू होता है, फुल फॉर्म होता है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, इसमें भी संबंध होता है कि 1 ईएमयू बराबर 3 × 10 के पावर 9 ईएसयू, यानी कि 1 ईएमयू बराबर 3 × 10 के पावर 9 यूएसयू। अगर पूछेगा कि 1 ईएमयू बराबर तो 10 कूलम, 1 ईएमयू बराबर 10 कूलम। ध्यान से रट लीजिएगा, 1 ईएमयू बराबर 3 × 10 के पावर 9 यूएसयू, ध्यान से देख लीजिएगा। और 1 ईएमयू बराबर 10 कूलम, 1 ईएमयू बराबर 10 कूलम। अब आते हैं आवेश का, तो आवेश का व्यवहारिक मात्रक एम्पियर घंटा एच होता है। आवेश का व्यवहारिक मात्रक जो होता है वो एम्पियर घंटा एच होता है। आवेश का व्यवहारिक मात्रक एम्पियर घंटा एच होता है। अब आते हैं आवेश की बीमा, आवेश की बीमा। तो आवेश बराबर होता क्या है, विद्युत धारा गुना समय। किसी भी राशि का अगर बीमा लिखना होगा उस राशि का फॉर्मूला याद रखिएगा। किसी भी राशि का बीमा मत रखिएगा, आप उसका फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला से बीमा लिखा जाता है। फॉर्मूला से क्या होता है, क्योंकि आप ऊपर पढ़ेंगे तो बताएगा कि 7 मूल भौतिक राशि होती है और उसी 7 मूल भौतिक राशि से जितनी भी राशियां तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और उस 7 का मूल भौतिक राशि जो होता है उसी का अपना बीमा होता है। बाकी जो व्युत्पन्न राशियां होती है सबका बीमा उस मूल भौतिक राशि के बीमा से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आवेश विद्युत धारा गुना समय, तो विद्युत धारा को एम्पियर ए से सूचित करते हैं चाहे आई से। तो विद्युत धारा एम्पियर, तो ए और समय का टी, यानी कि एटी लिखिए तब चाहे आईटी लिखिए तब, यानी कि आवेश का बीमा एटी या आईटी, आवेश का बीमा एटी या आईटी। समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आते हैं, हम लोग को देखना है आवेश का खोज। हम लोग को देखना है आवेश का खोज, यानी कि आवेश के बारे में सबसे पहले पता कौन लगाया। कहा जाता है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आपके घर में कोई पुराना सामान जिसका जरूरत नहीं है, आपके घर में कोई पुराना सामान जिसका कोई जरूरत नहीं है, अगर मतलब ऐसे रखा गया होगा तो कोई इसको पूछने नहीं जाएगा, कोई खोजने नहीं जाएगा। लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ जाएगी ना उसको तब, हाँ यहां देखे थे हम, वहां रखा था। यानी कि जब जरूरत पड़ती है तब खोजना शुरू करते हैं। जब जरूरत पड़ती है
तभी उसको खोजना हम लोग शुरू करते हैं, ताकि आवेश के बारे में पता लगाया कौन, किसने बताया कि भाई आवेश भी किसी वस्तु का हुआ गुण होता है जो दूसरे वस्तु पर विद्युतीय बल आरोपित करता है। क्या आवेश का पता लगाने के बाद ही पता चला कि कलम को रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े को उठाती है, या धूल कणों को अपने तरफ आकर्षित करती है, या अत्यंत छोटे कणों को अपने तरफ आकर्षित करती है? क्या आवेश को खोजने के बाद ही पता चला कि दो आवेश जो है इलेक्ट्रॉन का अतिरिक्त गुण है, जिसके कारण दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं? नहीं, इसके पहले भी चीजों का था, लेकिन आखिर पता कौन लगा था, लगाया कौन इसके बारे में पता, कब इसके बारे में खोजा गया? आज जो जैसे आज हम लोग इतना टेक्निकल में आगे बढ़े हैं, हम लोग पहले एकदम स्लेट वाला बोर्ड आता था, वो सीमेंट वाला, जिसमें कढ़ाई पेंटेड किया रहता था और उससे हम लोग लिखते थे। दे 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 करते करते काफी ज्यादा चौक उठता था, पूरा शरीर भर जाता था, थोड़ा सा फेफड़ा में भी उसको मतलब ज्यादा उसका इफेक्टिव था। तो धीरे धीरे मार्कर आया, मार्कर और व्हाइट बोर्ड आया, करते करते आज स्मार्ट बोर्ड आ गया। ताकि किसी न किसी ने इसको खोजा ना, किसी न किसी ने इसको बनाया ना, किसी न किसी ने टेक्नोलॉजी का विस्तार किया ना। वैसे ही आवेश के बारे में आखिर पता लगाया कौन? तो देखिएगा, आवेश का खोज, आवेश का खोज यानी कि आवेश के बारे में खोजा कौन सबसे पहले? आवेश के बारे में खोजा कौन सबसे पहले, यानी कि आवेश का खोज तो सर्वप्रथम 600 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म को शून्य वर्ष माना गया। 600 सर्वप्रथम 600 ईसा पूर्व ग्रीक देश के यूनानी दार्शनिक थेल्स द्वारा यह पता लगाया गया, थेल्स द्वारा यह पता लगाया गया कि जब एम्बर या अंबर को, जब एम्बर या अंबर को ऊन या रेशम से रगड़ा जाता है तो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, ग्रीक देश के यूनानी दार्शनिक थेल्स ने यह पता लगाया कि जब एम्बर या अंबर को ऊन या रेशम से रगड़ा जाता है तो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, बाद में 1600 ईस्वी में, बाद में 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट द्वारा, बाद में 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट द्वारा यह पता लगाया गया कि प्लास्टिक, रबर, एबोनाइट तथा कांच में भी यह गुण पाया जाता है। बाद में विलियम गिलबर्ट यानी कि जब थेल्स ने पता लगा लिया तो बाद में 1600 ईस्वी, देख लीजिए ये 600 पहले है, 1600 1600 जोड़ लीजिए कितना होता है, लगभग 2200 साल बाद विलियम गिलबर्ट साहब आए। 2200 साल बाद, 22 साल बाद ना, 2200 साल बाद विलियम गिलबर्ट ने बताया कि केवल एम्बर या ऊन में ही गुण नहीं पाया जाता है, प्लास्टिक में भी, रबर में भी, एबोनाइट में भी, कांच में भी यह गुण पाया जाता है। यानी कि उन्हें भी किसी भिन्न वस्तुओं से रगड़ने पर वो भी हल्के वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर सकती है, आकर्षित करती है। ठीक है, बाद में 1646 में, इनके 46 वर्ष बाद थॉमस ब्राउन द्वारा इस गुण का नाम इलेक्ट्रिसिटी रखा। ठीक है, तब ब्राउन साहब द्वारा इस गुण का नाम इलेक्ट्रिसिटी रखा गया। यह इलेक्ट्रिसिटी शब्द इलेक्ट्रॉन शब्द से बना है तथा इलेक्ट्रॉन शब्द अंबर से बना है, और इसी गुण को बाद में आवेश कहा गया। इसी गुण को बाद में क्या कहा गया, आवेश कहा गया। कि सबसे पहले 600 ईसा पूर्व थेल्स साहब द्वारा पता लगाया गया कि जब अंबर या एम्बर को ऊन या रेशम से रगड़ा जाता है तो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी कि जो जादूगर किए थे सबसे पहले इसी को नहीं किया गया था। जब अंबर या एम्बर को ऊन या रेशम से रगड़ा जाता है तो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। बाद में यह देखा गया, बाद में 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट द्वारा पता लगाया गया कि प्लास्टिक में, रबर में, कांच में, एबोनाइट में भी यह गुण पाया जाता है। बाद में ब्राउन साहब द्वारा 1686 ईस्वी में इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी रखा गया, और इलेक्ट्रिसिटी शब्द इलेक्ट्रॉन शब्द से बना है तथा इलेक्ट्रॉन शब्द अंबर से बना हुआ है, और इसी गुण को क्या कहा गया, आवेश कहा गया। इसी गुण का कहा गया, आवेश कहा गया। चलिए, आशा और उम्मीद है वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट में एक प्यारा सा दिल दीजिएगा, कमेंट में जरूर एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। नहीं कमेंट करिएगा तो कम से कम एक हाथ जरूर बना के भेजिएगा, क्योंकि कहा जाता है ना, तो मतलब किसी भी चीज को चलने के लिए फ्यूल, ईंधन की जरूरत पड़ती है, तो चीजों को करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मिलता है आप लोग के प्यार से। हम लोग को एनर्जी मिलता है आप लोग के प्यार से। तो एक कमेंट में प्यारा सा कमेंट में जाके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं समझ में आया, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिएगा। आपके डाउट को अगले वीडियो में उठा लिया जाएगा। और नोट्स जरूर लिखिएगा। नोट्स के लिए पुनः एक बार नंबर 87894298
34 पर आप एक बार कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा, सॉरी कमेंट मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा इस नंबर पर क्योंकि बिजी रहता है फोन। कॉल मत करिएगा, इस पर मैसेज करिएगा, आपको पूरा का पूरा नोट दे दिया जाएगा। नहीं तो इसी एकलव्य गुरुकुल क्लासेज के नाम से व्हाट्सएप चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर उस चैनल पर जुड़ जाएगा। वहां पर पूरे के पूरे कंटेंट यानी कि वहां पर पूरे के पूरे इसके नोट्स डाले जा रहे हैं, वहां से आपको नोट्स क्या करेगा, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बहुत बहुत सबके लिए धन्यवाद।